हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 10th बाय गौरव सर। और हम बात कर रहे हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन चैप्टर के बारे में, जो कि है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपकी क्लास 10th के अंदर। केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? हम पढ़ चुके हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग सिंबलाइज करके और उसके साथ थोड़े से और सिंबल्स को ऐड करके कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। हमने पढ़े केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन टेम्परेचर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा केमिकल रिएक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एट्सेट्रा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने कल बात करी थी अपने लास्ट लेक्चर में कि in some of the reactions when more reactive element displace the less reactive element from its compound, such reactions are known as displacement reaction। जैसा कि हमने पढ़ा क्या? जैसा कि हमने पढ़ा, मान लीजिए हमारे पास है क्या, हमारे पास है CuCl2 plus Pb। now Pb is more reactive, then it will form PbCl2 plus Cu। तो इस तरीके से यहाँ पर लेड ने क्या करा? यहाँ पर लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सो सच रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा हमें आगे आज पढ़नी है अपनी चौथी रिएक्शन। वो चौथी रिएक्शन क्या है? दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? उसकी डेफिनेशन आपके सामने यहाँ बोर्ड पर है, तो लिखेंगे those reactions in which two or more compounds react by exchange of ions to form, आई होप आपको ये विजिबल होगा, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर रहा हूँ। To form two new compounds are called double displacement reaction। बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खास बात क्या है? इसकी पहचान क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कम से कम एक प्रेसिपिटेट, सॉलिड प्रेसिपिटेट ज़रूर बनता है। कम से कम एक सॉलिड प्रेसिपिटेट ज़रूर बनता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खास बात है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 और सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड, कोई सा भी सोडियम हैलाइड ले लेंगे, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, चलेगा, ये कॉमन हो जाएगा हमारे पास। इससे हमें मिलता है AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। अब AgNO3 एक्वस है, घुला हुआ है, NaCl भी घुला हुआ है, लेकिन AgCl ने क्या करा? AgCl ने प्रेसिपिटेट बना दिए हैं। AgCl ने करा प्रेसिपिटेट बना दिए हैं। कौन से कलर के? वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बना दिए हैं, और ये भैया भी घुले हुए हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन आई, कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये आपको लिखना है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल सर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फिलहाल तो ये है हमारे सामने। और जैसे आपने एक एग्जांपल 9 में भी पढ़ा हुआ है, और वो क्या है? वो है Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस विल गिव BaSO4 वाइट PPT प्लस 2 NaCl एक्वस। इस तरीके से ये एग्जांपल हमारे साथ आ जाते हैं। तो ये हो गई क्या बच्चों हमारे पास? ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स हैं जो आपको नोट्स में मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो आपको नोट्स के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी मैंने आपसे कहा था नोट डाउन करेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। बच्चों, एग्जांपल हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा। अब ये रिएक्शन मैंने आपको यहाँ क्यों दी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो मैं आपको बता दूँ। बेसिकली हमने कहा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं। यहाँ पर पहले भी प्रेसिपिटेट है और बाद में भी ये भी आपके पास प्रेसिपिटेट बनेगा। ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है कॉपर सल्फाइड का। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं है, ये कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट है। इसको इधर लिखेंगे आप, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड इज योर प्रेसिपिटेट।
नॉट प्रेसिपिटेट, कॉपर सल्फाइड इज योर प्रेसिपिटेट। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल, दैट इज़ ये कॉपर सल्फाइड के ब्लैक पीपीटी बनते हैं। तो ब्लैक पीपीटी ऑफ कॉपर सल्फाइड विल फॉर्म इन दिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आई हुई है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो लिखेंगे बच्चों व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, आपके स्क्रीन पर आपके सामने है ये। मैं आपको डोंट वरी सारा समझाऊंगा भी और सारा एक्सप्लेन भी करूंगा क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हाँ बेटा, नॉन मेटल के लिए भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स। ब्लैक पीपीटी का मतलब नहीं पता है, ओके कोई बात नहीं, आप पुराने लेक्चर देखेंगे तो आपको ब्लैक पीपीटी का मतलब भी समझ में आएगा बेटा कि पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। संयम हमने बात है, और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप बहुत आराम से समझ पाएंगे, हालांकि थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा पर आप समझ पाएंगे क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक राइट नाउ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है जी, क्या होती हैं देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एंड यू हैव टू कॉपी दैट थिंग। तो हम सीधा सीधा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे आ सकते हैं, तो आपके लिए ये वाली लाइन तो कुछ मायने नहीं रखती है। तो हम सीधा बात करते हैं किसके बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन को ऐड करोगे, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन को ऐड करोगे, ऑक्सीजन को ऐड करोगे, ये ऑक्सीजन हो गई है ऐड, तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो भी कहलाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल नोन एज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल नोन एज ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल C+O2 gives CO2 is oxidation, और CH4 gives C+2H2 is also called oxidation। क्यों कहलाते हैं दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं, या ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं क्या, ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सच रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच आइदर ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। इसके अलावा वैसे एक और डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की, आपके कोर्स में भले ही नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और वो डेफिनेशन क्या है, लिखिएगा एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो, या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम इसमें क्वेश्चंस पूछोगे तो वो मैं भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। बट ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ। अभी तो तुम्हारे सामने जो डेफिनेशन लिखी हुई है ऑक्सीडेशन की, दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं। एक डेफिनेशन है नंबर 1 ये वाली डेफिनेशन है, नंबर 2 ये वाली डेफिनेशन है, दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन की रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें रिडक्शन के बारे में, तो रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, और वो क्या है, जब कभी किसी भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा तो ये रिडक्शन कहलाएगा, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो भी ये रिडक्शन कहलाएगा। तो जैसे बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, अब CO2 gives C+O2 is reduction, और C+2H2 gives CH4 is also known as reduction। तो जब कभी किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे या ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो ऐसी रिएक्शन कहलाती हैं क्या, ऐसी रिएक्शन कहलाती हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन कहलाती हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन। बोली कोई दिक्कत इसमें आती है बात समझ? एनी डाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ही रिलेटेड टॉपिक है, और वो क्या है कि जब कभी किसी भी रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हों, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तब ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं? यस, दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो लिखेंगे बच्चों क्या, रिडॉक्स, REDOX रिडॉक्स। देखिए कहाँ से आया है, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। सो दोज रिएक्शंस इन विच बोथ
in which both oxidation and reduction take place are called redox reaction. ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम में आता है. तो एग्जांपल लिखेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक. अब ये क्या हो रहा है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. कैसे हो रही है? जिंक ऑक्साइड से बन रहा है जिंक. अब जिंक ऑक्साइड से जब जिंक बन रहा है तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन, क्योंकि इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया. और कार्बन से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड. तो इसका क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया. तो जिंक ऑक्साइड गेट रिड्यूस वाइल कार्बन गेट ऑक्सीडाइज. तो इसको हम बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं. तो ये कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन. So what we are talking about the oxidation and reduction reaction. There are so many oxidation and reduction reaction. लेकिन एक क्वेश्चन इसके अंदर और आता है. अगर आप इसी रिएक्शन को दोबारा ध्यान से देखेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक, तो यहाँ हो क्या रहा है? खाली रिडॉक्स हो रहा है, यानी कि सिर्फ रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, और भी कोई टाइप की रिएक्शन हो रही है ये वाली. एक तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई. द अबव रिएक्शन इज रिडॉक्स. क्या और भी कोई टाइप की रिएक्शन हो रही है? ये रिडॉक्स तो है ही है. हमने अभी तक 4 टाइप पढ़े: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और 5वीं हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स. यस, डेफिनेटली ये क्या है? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है. अब मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूँ, ये बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ, और वो क्या है? वो नोट करके लिख लो. ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, आंख बंद करके, 9th, 10th, 11th, 12th, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बीएससी, एमएससी, कहीं भी आ जाए ये क्वेश्चन, कोई आपको इसके अंदर एक्सेप्शन लेने की जरूरत नहीं है. ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस. टेंशन खत्म. ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन. ये पहला नोट रट लो, काम आएगा एनटीएससी के अंदर. प्रूफ करूंगा एनटीएससी क्लास के अंदर, यहाँ नहीं करूंगा. दूसरा नोट, बट. अच्छा, इसमें एक बट भी है यहाँ पर. बट ऑल रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी. ऑल रिडॉक्स आर नॉट डिस्प्लेसमेंट. सारी डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स होंगी, पर सारी रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी. आर नॉट डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब क्या हुआ? मान लो, दूसरा नोट तो बाद में लिखाऊंगा, मान लो पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूं. मान लो हम ये कहते हैं कि मेरे पास एक रिएक्शन है. कौन सी रिएक्शन है? Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu. ये डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है सर. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है सर. तो ये भी रिडॉक्स होगी? जी हाँ, ये रिडॉक्स होगी. कैसे होगी? दैट आई विल प्रूव समवेयर सम टाइम लेटर. अब तुम कहोगे सर इसमें तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ और भी ऐड और रिमूव हो रहा है. ये छोड़ो, और दिखाता हूँ मैं तुम्हें रिएक्शन. तुम कहोगे सर क्या ही मज़ा बांध दिया. Na plus HCl gives NaCl plus H2. ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी रिडॉक्स है. यहाँ तो ना ऑक्सीजन है ना कुछ है, ये भी रिडॉक्स है. वैसे है, देखा जाए तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, लेकिन ये भी क्या है? रिडॉक्स है. डिस्प्लेसमेंट है पर रिडॉक्स है. तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? वो सारी की सारी रिडॉक्स होती हैं. पर हाँ, सारी रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट होती हैं ऐसा नहीं है. क्यों सर? एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और बात बताता हूँ. बात समझ में आ रही है ना मेरी जो मैं कह रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स. नंबर 2 नोट इससे भी खतरनाक है. ऑल इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो तुम लोगों ने पढ़ी हुई है और रिडॉक्स. बात खत्म, टेंशन खत्म. क्या बात कर रहे हैं सर? 2NaCl gives 2Na plus Cl2 in presence of electricity. रिडॉक्स होगी? यस, रिडॉक्स होगी. तो ये भी क्या होगी? ये भी रिडॉक्स होगी. ऑल इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन आर रिडॉक्स. फिर बट ऑल रिडॉक्स आर नॉट इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन.
तो जहां भी कहीं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखो और वो तुमसे कहेंगे कोई और टाइप हो सकता है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कहीं भी हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, और वो क्या होगा, रिडॉक्स होगा। तो मैंने आपका मेडिकल इंजीनियरिंग तक का क्वेश्चन करा दिया आपको। रिडॉक्स इतनी मज़ेदार चीज़ है, समझे, तो वो भी क्या कहलाएगा, रिडॉक्स कहलाएगा। ये बातें समझ में आती हैं, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब वापस आते हैं अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, वापस अगले टॉपिक पर आते हैं, और वो क्या है कि भैया ये जो जिंक ऑक्साइड हमारा बना, ये जो जिंक ऑक्साइड हमारा बना, इस जिंक ऑक्साइड का क्या करना है, इसमें और क्या करना है। अब रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पर, यहाँ रिडक्शन हो रहा है सर, रिडक्शन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो जिंक ऑक्साइड का हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर कार्बन का। मुझे बताओ कि क्या जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होता अगर कार्बन ना होता, क्या जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होता इस रिएक्शन में, पर्टिकुलरली इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं होता। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करवाने में किसकी मदद लगी, कार्बन की मदद लगी। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करवाने में कार्बन का हाथ था। तो यहाँ पर हमारा अगला वर्ड आता है, अगली टर्म आती है जो हमें पढ़नी है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, दोज सब्सटेंसेस, लिखेंगे दोज सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट विच reduce themselves but oxidize other are called oxidizing agent, are called oxidizing agent। और इसका उल्टा कर दें तो आता है क्या, reducing agent। reducing agent कौन होंगे, those substances which oxidize themselves, खुद को तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, but reduce other are called reducing agent, are called reducing agent। Those substances which oxidize themselves but reduce other are called reducing agent। कैसे, इसी रिएक्शन का एग्जांपल दोबारा लेके बताऊंगा क्योंकि ये रिएक्शन आपको समझने में फिर आसानी हो जाएगी। इसी का एग्जांपल दोबारा लेके बताऊंगा। फिर से लिखता हूँ रिएक्शन को। हमारे पास रिएक्शन क्या है, हमारे पास रिएक्शन है ZnO + C gives Zn + CO। यहाँ पर Zn का हुआ है क्या, Zn का हुआ है रिडक्शन, और कार्बन का हुआ है क्या, कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, जिंक ऑक्साइड खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। लेकिन ये कार्बन को क्या कर रहा है, ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जिंक ऑक्साइड कैसे प्ले कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह प्ले कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह प्ले कर रहा है। कौन, जिंक ऑक्साइड, जिंक नहीं, माइंड इट, जिंक नहीं, जिंक ऑक्साइड। किसकी बात कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो जिंक ऑक्साइड ने क्या करा, जिंक ऑक्साइड ने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन ने उल्टा काम कर दिया, कार्बन ने खुद को तो ऑक्सीडाइज कर दिया और जिंक को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो कार्बन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपसे किसी भी रिएक्शन में 4 बातें पूछी जाती हैं। पहली बात आपसे पूछी गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरी बात आपसे पूछी गई रिड्यूसिंग एजेंट, तीसरी बात आपसे पूछी जाएगी भैया कौन हो रहा है रिड्यूस कौन हो रहा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो ZnO। कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो वो कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है। तो चारों चीज़ें रिएक्टेंट में से निकल कर आनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कोई ना कोई रिएक्टेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी कोई ना कोई रिएक्टेंट होगा, रिड्यूस भी कोई ना कोई रिएक्टेंट होगा, ऑक्सीडाइज भी कोई ना कोई रिएक्टेंट होगा। इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।
बोलेगा जी कोई दिक्कत इसमें आती है बात समझ? ये कहलाता है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन माइंड यू कैन आस्क मी और एल्स आई हैव टू गिव यू अनदर रिएक्शन एग्जांपल। अब मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे चारों चीज़ें कौन कौन सी हैं। मान लीजिए हम रिएक्शन कराते हैं कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ। किसकी कराते हैं? कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ। तो लिखेंगे एक रिएक्शन CuO प्लस H2 एंड इट गिव्स Cu प्लस H2O। आपको चार बातें बतानी हैं। कौन सी चार बातें बतानी हैं आपको? पहली आपको बतानी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर 2 आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट, नंबर 3 आपको बताना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ, और नंबर 4 आपको बताना है कौन रिड्यूस हुआ। चलिए शुरू कर दीजिए। नंबर 1 2 3 4 फटाफट भैया, नंबर भी लिखो साथ में। नंबर 1 अर्चित ने कहा CuO, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO है। जल्दी जल्दी, जो 1 2 नहीं लिख रहा है उसका आंसर नहीं माना जाएगा। तो अर्चित और संयम ने सबसे पहले आंसर दिए हैं CuO और H2। 3 4 फटाफट। तो बस 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा H2 और 4 हो जाएगा CuO। ख़त्म, उल्टा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कौन है ऑक्सीडाइजिंग और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे, बहुत सारे आएंगे। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, चलो ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल मिला है, ये भी हाइड्रोजन वाला ही एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल को इस तरीके से लेते हैं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी रोटन स्मेल होती है, बड़ा गंदा सा सब्सटेंस होता है, ब्लैक कलर का PPT बनाता है, प्लस H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस S। वंश ने पूछा है सर 2Na गिव्स 2Na प्लस Cl2, ऐसी कोई रिएक्शन ही नहीं है होती। हाँ 2NaCl वाली होती है। 2NaCl गिव्स 2Na प्लस Cl2। फॉर देट यू हैव टू वॉच माई NTSC वीडियो बेटा। इसके लिए आपको NTSC की वीडियो का वेट करना पड़ेगा इसी टॉपिक का, और जब वो NTSC वाला वीडियो आपके पास आएगा तभी वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि NTSC क्लास सबके लिए नहीं है ना बेटा, वो अलग अलग बच्चों के लिए है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बताऊँगा अभी, क्योंकि रिडॉक्स, ये तो जो तुम रिडॉक्स पढ़ रहे हो बड़ा बेसिक रिडॉक्स है। यस, द आंसर आर राइट। H2S Cl2 Cl2 H2S, बिल्कुल। तो H2S का क्या हुआ यहाँ पर? H2S का यहाँ पर HCl बन रहा है, और Cl जो है इसका क्या हो रहा है? इस Cl का हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, और इस H2S का हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हो गया कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, इस तरीके से आप इस रिएक्शन का आंसर दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल 10th स्टैंडर्ड में जितनी भी आपकी रिएक्शंस हैं उनका आंसर आप दे सकते हो बड़े आराम से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। अब आपका अगला टॉपिक आता है बच्चों यहाँ पर क्या? इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, डालिएगा इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। आम जिंदगी में ऑक्सीडेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है? इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। आम जिंदगी में ऑक्सीडेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है? आम जिंदगी की बात करें तो आपके कोर्स में 2 कॉमन फैक्टर हैं जो आम जिंदगी में होने हैं, 2 कॉमन फैक्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, और वो कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? वो कॉमन फैक्टर हैं ये। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो पहला फैक्टर है कोलिजन ऑफ मेटल, और दूसरा फैक्टर है रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो पहला फैक्टर है कोलिजन ऑफ सर हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है ऑक्सीडेशन से? नहीं बेटा, आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती ऑक्सीडेशन से। आप जो सांस ले रहे हो ना वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। तो आप ज़िंदा रह पाते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। ज़िंदा रहने के लिए रिडॉक्स बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी ज़िंदा रहने के लिए और सब चीज़ें हैं ना, उतनी ही ज़रूरी रिडॉक्स है। बरसात हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कुछ भी काम कर रहे हो, देखो दुनिया में 90% रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। तो तुम्हारे जो स्कूल टीचर ने बताया था ना हर्ष, कि एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो उन्होंने एक बात नहीं बताई, और वो क्या? कि आपकी लाइफ में 90% रिएक्शन रिडॉक्स है। सबसे पहले बात करते हैं कोरिजन की। कोरिजन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप और
इसको क्या बोल सकते हो, मेटल आर डिग्रेडेड, डिग्रेड हो जाता है, आर डिग्रेडेड अप बाय ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और कोई केमिकल सच एज एन एसिड या बेस। किसी भी एयर से, मॉइस्चर से, एसिड से, बेस से जब कोई मेटल ख़राब हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्या है, कोरिजन। कोरिजन अगर आयरन का हो रहा हो तो आयरन के कोरिजन के लिए स्पेशल नाम लिया जाता है क्या, आयरन के कोरिजन के लिए स्पेशल नाम लिया जाता है, बोलिएगा कोई बच्चा बताएगा, यस, रस्टिंग बोला जाता है। द कोरिजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, द कोरिजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन, लिख लीजिएगा, ठीक है जी। तो कोरिजन से जब कभी कोई मेटल ख़राब हो जाता है, किसी भी मेटल में कोई इशू आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं कोरिजन, क्या बोलते हैं, कोरिजन। अब आयरन का जो रस्टिंग हो रही है, जब आयरन रस्ट हो जाता है या जब आयरन कोरोड हो जाता है बाय मॉइस्चर तो उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। और ये आपके सामने जो रिएक्शन प्रस्तुत करी गई है ये क्या है, रिएक्शन रस्टिंग की, जिसमें आपने क्या करा, 4Fe लिए, 3O2 यानी कि ऑक्सीजन लिए, और ये क्या है, 2xH2O। x क्या है, एक वेरिएबल नंबर होता है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2Fe2O3.xH2O। अभी तुम्हें शायद नहीं पता होगा कि ये .xH2O का क्या मतलब है, लेकिन इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड है। तो फिलहाल आप लिख लीजिए, आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा ये XH2O क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें वाटर ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। बट ये आपको इस चैप्टर में ना समझ में आकर नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा। ये है रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन, ठीक है जी। तो इस तरीके से आयरन की रस्टिंग की रिएक्शन एग्जाम में आती है जो आपको लिख कर आनी है, और ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, वैसे तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक। और उसके बाद भैया अगला टॉपिक आता है क्या, अगला टॉपिक आता है रेंसिडिटी। क्या होती है रेंसिडिटी, तो जब कभी किसी भी फूड मटेरियल को, जब कभी किसी भी फूड मटेरियल को बहुत लंबे समय तक, ख़ास तौर पे कौन से फूड मटेरियल को, ख़ास तौर पे फैटी फूड मटेरियल को बहुत लंबे समय तक, फैटी फूड मटेरियल को बहुत लंबे समय तक ऐसी हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें से एक बदबू आने लगती है, उसको डिग्रेडेशन होने की वजह से, वो कहलाता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी इज़ द ऑक्सीडेशन और हैज़ अ डैमेज इफेक्ट ऑन फूड containing fat and oil, containing fat and oil. When the food material prepared in fat and oil are kept for long time, they start giving unpleasant smell and taste, unpleasant smell and taste, then it is known as rancidity, then it is known as rancidity। तो जब unpleasant smell और unpleasant taste मिलता है तब ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, तब ऐसी चीज़ों को हम रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है जी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ई का हो गया, एक सेकंड, ठीक है जी। तो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन दोनों में आता है कि दोनों को कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंट। आज आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और कल से हम इस चैप्टर को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पर फिलहाल लिखेंगे हाउ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। हाँ जी, कौन बताएगा रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। तो सबसे पहले रस्टिंग की प्रिवेंशन पढ़ने के लिए एक काम करते हैं, इसको तो यहाँ से हटा ही देते हैं। हाँ जी, लिखिए प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। देखिए रस्टिंग का मतलब क्या है कि आयरन को ऑक्सीजन के टच से बचाना है। तो बाय पेंट, बाय अप्लाइंग पेंट, आप पेंट अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2, बाय अप्लाइंग ग्रीस। अच्छा, ये ग्रीस कौन सी ग्रीस है, GREEC वाली ग्रीस नहीं है, GREACSE ग्रीसिंग, यानी कि एक आप लुब्रिकेंट लगा सकते हो जिससे वो आराम से रस्ट नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3, बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय गैल्वेनाइजेशन।
अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ कोटिंग, कोट कर देते हैं किसको? ऑफ जिंक ओवर आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिससे जिंक खराब हो जाता है पर आयरन बच जाता है, क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, तो इसलिए वो बच जाता है, आयरन को बचा लेता है रस्टिंग होने से। जैसे कि आपने देखा होगा हैंडपम्प्स वगैरह जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट लगाती है, या आपके घरों में जो पानी के पाइप डलते हैं लोहे वाले, वो भी क्या होते हैं? गैल्वेनाइज होते हैं, लेयर ऑफ जिंक लगी होती है, तो बाय गैल्वेनाइजेशन एट्सेट्रा। ये क्या है? ये है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, हेडिंग डालिएगा क्या? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। आजकल प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी समझेंगे कैसे कैसे हम बचा सकते हैं रेंसिडिटी को। नंबर 1 तरीका है रेंसिडिटी को बचाने का, लिखेगा द फर्स्ट मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इज ये देखिएगा जी, एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। फूड के फैट और ऑयली फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये कुछ अलग तरह के कंपाउंड होते हैं, जैसे कि BHA और BHT। BHA की फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, लेकिन तुम्हें याद नहीं करनी है, NTSC में करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल लिख लो कौन से होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऑक्सीजन ही खत्म कर देते हैं, और जब ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं ऑक्सीडेंट, तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो रेंसिडिटी कैसे होगी? तो एक है BHT, तुम्हें इसकी फुल फॉर्म याद नहीं करनी है, और एक है BHA, तुम्हें इसकी भी फुल फॉर्म याद नहीं करनी है। अगर नाम याद कर सकते हो तो कर लो। यस, ये क्या करते हैं? नहीं, एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन नहीं होता, वो अलग कहानी है। तो ये होगा क्या? एंटीऑक्सीडेंट। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट। दूसरे तरीके की बात करते हैं बच्चों। दूसरा तरीका क्या है? अगर हमें रेंसिडिटी से बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं? फूड को ऐसे पैकिंग कर सकते हैं, ऐसे पैकेट्स में पैक कर सकते हैं जिसके अंदर पहले से क्या फिल हो। जैसा कि अभी तनम ने बताया कि सर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दो। जैसे कि आप चिप्स और रेफर्स के पैकेट लाते हैं तो उनके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो उसके अंदर आप नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हो। नाइट्रोजन गैस फिल करने से क्या होगा? ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो क्या कहते हैं मटेरियल है वो बचा रह जाएगा। फिर तीसरा तरीका आता है हमारे पास क्या? बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। ये भी अपने आप में आसान तरीका है। रसोई में जैसे घरों में सामान रखते हैं तो भैया उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो। तो तीसरा तरीका क्या हो गया? बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है जी। और इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं सर? इसके अलावा हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं कि हमारा फूड जो है वो एयर टाइट कंटेनर में आ जाए। तो टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लिखेंगे आप लोग, लिखते रहेंगे साथ साथ। दैट फूड कैन बी प्लेस इन एयर टाइट कंटेनर, फूड कैन बी प्लेस इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, तो ये नंबर 4 हो गया। और भैया उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 5 आ जाता है हमारे पास क्या? बाय कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम लाइट। क्योंकि लाइट अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए, और जब लाइट ही नहीं होगी तो भैया माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो हमारा फूड वहाँ भी बचा रह जाएगा। तो इस तरीके से अपने खाने को आप बचा सकते हैं। जैसे कि हमारे पुराने पूर्वज क्या करते थे? पेंट्रीज़ में, गोदामों में रखते थे और सिलोज बनाते थे। अगर आपको पता हो किसी को सिलोज क्या होते हैं, पता है किसी को सिलोज क्या होते हैं? कभी तुम जा रहे हो रास्ते में कहीं पर हाईवे पर, तो तुम खेतों में गाय के, भैंस के गोबर के उपलों के वो बने हुए देखते हो, कुछ गोल गोल से डोम शेप से बने हुए देखते हो, उन्हें सिलोज कहते हैं। उनके अंदर वो अपना सामान रख दिया करते थे, गोदाम की जगह वो बनाते थे वो, ठीक है ना, तो उसे सिलोज कहते हैं। तो वहाँ रख दिया करते थे, या पिकल्स बना देते हैं, या मुरब्बे बना देते हैं। ये भी क्या है? रेंसिडिटी से बचने के तरीके हैं। तो ये 5 तरीके हो गए क्या हमारे पास? द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। ठीक है जी। इसके साथ बच्चों आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, दैट इज़ बैलेंसिंग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल बैलेंसिंग को शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, है ना? तो कल हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग शुरू करेंगे।